Hello guys, so today we're going to continue with the complex number. तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज कैसे होते हैं, उनका अलजेब्रा कैसे होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया, बट हमने ज्योमेट्रिकल ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करा था. सो टुडे वी गोना गेट फिनिश्ड विद कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर. तब हमने वेक्टर्स के लिए पढ़ा था, राइट? तो अब बस हमें उसी सेम चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा देना है. ओके, सो नाउ सी दिस. सपोज z को हम कैसे लिखते हैं, अभी तक हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना सीख लिया था कि जो हमारा x होता है वो हमारी रियल एक्सिस होती है और जो y होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है. एंड कार्टेशियन के अंदर हम उसे प्लॉट कर पाते हैं. सो नाउ लुक एट दिस. सपोज z1 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट है q, ये है r. m/n के रेशियो के अंदर p पॉइंट से डिवाइड कर रहा है. मेरे को आपको z की वैल्यू बतानी है. तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेम कॉन्सेप्ट. m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n. इसे इंटरनल डिवीजन भी कहा जाता है. मिड पॉइंट के अंदर आपको पता है 1:1 का रेशियो होता है, तो आप इसे लिख सकते हो z1 प्लस z2 अपॉन में 2. नेक्स्ट, अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें कि मतलब जो पॉइंट है वो आउटसाइड द लाइन सेगमेंट अगर लाइक कर रहा है, तो हम कैसे उसका निकालते हैं? तो उसके अंदर सिर्फ एक जगह पे आपको नेगेटिव लेना होता है. तो देखो, सपोज ये मैंने m ले लिया, ये मैंने n ले लिया, ये मेरा z1 है, ये मेरा z2 है, मैंने लिख दिया m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 अपॉन m माइनस n. ये मेरा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया. अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डिस्टेंस इज बेसिकली मतलब जो हम बचपन में फॉर्मूला लगाते थे, सेम डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है. जैसे यहाँ पे देखो, d इज इक्वल टू अंडर रूट. कैसे हम लगाते थे कि सपोज अगर ये z1 है और ये z2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a1 कॉमा b1, इसका है a2 कॉमा b2. तो कैसे निकालोगे? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर. ये हमने सीखा है. बट अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिखे d इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो इसे हम बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप क्या समझोगे कि ये डिस्टेंस है बिटवीन z1 एंड z2. तो कहीं पे अगर मैंने आपको लिखा देखा, सपोज मैंने आपको दिया 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो इसका मतलब है कि 3 यूनिट्स की दूरी है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2. ये जो फॉर्मूला है ये इसी से आया है, ठीक है? अगर आप इसको मतलब ऐसे पुट करोगे तो आपको यही मिलेगा अल्टीमेटली. सो डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिखते हैं. ओके, कि मतलब आप z1 माइनस z2 कर लो और फिर उसका अगर मॉड्यूलस ले लोगे. मॉड्यूलस लेना तो हमने पिछली क्लास में सीखा ही है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट. तो ऐसे. अब सपोज अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मतलब क्या है कि z की दूरी 2 प्लस 3 आयोटा से. अगर कहीं आपको लिखा दिखे मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3 आयोटा, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस 3 आयोटा. क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, ठीक है? आप ऐसे नहीं कि आप साइन चेंज कर पाओ. साइन यहाँ पे माइनस ही आएगा. देखो ऊपर भी यहाँ पे माइनस ही है, बट ये माइनस कैसे लाया हमने? हमने माइनस और हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे माइनस 3 आयोटा होगा, तभी ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया होगा. नाउ इस पे हमारा बेस्ड है एक जेई का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2010 के अंदर. देखो, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सच दैट z माइनस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z प्लस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा का मॉड्यूलस इक्वल्स टू. तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0. इसका हो जाएगा -1,0. इसका हो जाएगा 0,1. ये देखना हमें आता है पहले से, राइट? अब इसके अंदर मैंने ये सब कुछ बना दिया, ठीक है? अब हमको ऐसा पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैंने इसे जब प्लॉट करा तो मेरा एक ट्राइंगल बना, राइट? अब मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी दूरी इन तीनों पॉइंट से सेम हो. तो इसमें हमारा एक बचपन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे. बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि क्या कॉन्सेप्ट है. देखो, जो
ये ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो जो ओ पॉइंट होगा उसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे, एंड ओ इज द ओनली पॉइंट इन द प्लेन जहां पर इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस, मतलब इस वाली वर्टिस से भी इक्वल डिस्टेंस, इससे भी इक्वल डिस्टेंस एंड इससे भी इक्वल डिस्टेंस। तो ओ ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे सबसे डिस्टेंस इक्वल आएगा, और हमसे क्या पूछा है कि इन सबका डिस्टेंस एक पॉइंट जिससे इक्वल है। तो ऐसा तो एक ही पॉइंट हो सकता है, एंड आपसे पॉइंट नहीं पूछा, आपसे नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो आपने वन टिक कर दिया एंड दैट विल बी द आंसर। नाउ वी विल डिस्कस अनदर जेई एडवांस 2015 क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन इज फॉर एनी इंटीजर k, लेट अल्फा k इज इक्वल टू cos k pi by 7 प्लस iota sin k pi by 7 where iota is under root minus 1, find the value of the expression। सो यहाँ पे सिग्मा है के की वैल्यू 1 से 12 तक जाएगी, यहाँ पे मॉड्यूलस है अल्फा ऑफ k1 माइनस ऑफ अल्फा के अपॉन सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जा रहा है, यहाँ पे है अल्फा ऑफ 4k-1 माइनस अल्फा ऑफ 4k-2। तो देखो इसके अंदर बहुत सिंपल करना है। अभी आपको अल्फा की किस फॉर्म में दी है यहाँ पे, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि हमने यूलर और पोलर पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये हमें पोलर फॉर्म में दिया है। अब आपने पढ़ा था nth रूट ऑफ यूनिटी, उसमें आपको पता था कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, e की पावर 2 पाई बाय n, ठीक है। ऐसे ही आपका अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसे करके निकलता है, ठीक है, ऐसे करके अल्फा की पावर n-1 तक जाता है, ये आपने पढ़ रखा है। अब देखो इसको आप इस फॉर्म में लिख पाओगे कैसे लिख पाओगे? देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टू का ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 2k पाई बाय 14, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 2 पाई बाय n तो मेरा ऑलरेडी अल्फा होता है, देखो यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को, आपको पता है नीचे वाला जो n होता है उसी को हम nth रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे 14 आया, तो ये हमसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, हमसे 14th रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ रहा है। ओके, अब मैंने ऐसे करके क्या करा, मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे कर करके 14 वैल्यूज आएंगी, ये आपको पता है राइट। तो ऐसे करके 14th रूट ऑफ यूनिटी तक हम जाएंगे। अब इस सब की हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक चीज अगर आपने रियलाइज करा हो, मैंने क्या करा, मैंने अपना पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करा, देखो एक बार डाली मैंने के की वैल्यू 1, तो क्या बना अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। एक बार डाली के की वैल्यू 2, तो बन गई अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। ऐसे करके सो ऑन करके मेरे पास 12 टर्म्स आएंगी, क्यों, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 12 तक जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू 12 तक जा रहा है। ओके, नीचे वाला भी मैंने सेम करा, 4k-1 4k-2, इसके अंदर मैंने k की वैल्यू पहले 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो जो मेरी वैल्यूज आई वो आई अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 एंड अल्फा 11 माइनस अल्फा 10। तो इसमें आई 12 टर्म्स, इसमें आई 3 टर्म्स। अब एक चीज अगर आपने पिछली क्लास से याद रखी हो, कि हमको पता है कि अगर जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट मतलब कि एक सर्कल होगा रेडियस 1 का, और जो अल्फा होगा मतलब जो एक वो जो सर्कल होगा उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड उनके बीच में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस विल बी सेम बिटवीन वन रूट एंड अनदर रूट, राइट। और अगर यहाँ पे मैंने देखा कि ये 14th रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसके अंदर इस सर्कल को रेडियस 1 होगा और इसको हम 14 इक्वल पीसेस के अंदर कट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 3 हो गया, अल्फा 4 हो गया। अब अगर मैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का डिस्टेंस देखूं और अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का डिस्टेंस देखूं, तो सबका डिस्टेंस d ही आएगा, तो डिस्टेंस विल बी सेम, राइट। तो अब डिस्टेंस निकालने के बजाय मैं एक वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, मतलब एक कांस्टेंट डी के नाम से हम ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ऊपर 12d, नीचे लिख दिया 3d, डी से डी कैंसिल हो गया, 12/3 इज 4, सो आंसर विल बी 4। सो जेई एडवांस के क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं होते, इफ यू मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ वो मिक्स करके पूछते, दैट्स व्हाई इट लुक्स टफ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर्स के अंदर कैसे लिखते हैं, तो देखो हमने नॉर्मल वेक्टर तो सीख रखा है कि ए बी, ठीक है। अगर मैं आपको ए से बी का वो पूछूं कि ए बी वेक्टर क्या होगा, तो ए बी वेक्टर होगा जो फाइनल हो तो उसे पहले लिखते हैं, इनिशियल को बाद में लिखते हैं।
तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर मैं आपसे बी ए वेक्टर पूछूं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सा वेक्टर है, तो आप लिखोगे Z2 माइनस Z1, और अगर ये पूछूं तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z। राइट, सेम इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आपको पता है कि लाइन जॉइनिंग मतलब जो दोनों के हेड होते हैं वो दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए टू नो द एंगल बिटवीन द वेक्टर। सपोज अगर मैंने ये एक वेक्टर बना दिया ए, ये बना दिया बी, इनके बीच का अगर थीटा 120 डिग्री है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पता है किसी भी जो भी वेक्टर हो तो उसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको मैंने करा पैरेलली शिफ्ट, इसको कर दिया आगे, ये बन गया 60 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं बल्कि 60 डिग्री होगा। सो दिस वाज ऑल जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नया कॉन्सेप्ट जो आने वाला है दैट इज कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। अब कंसेप्ट ऑफ रोटेशन क्या होता है, बहुत इजी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रोटेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे लिखते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल मॉड ऑफ फाइनल अपॉन मॉड ऑफ इनिशियल इनटू ई की पावर आई आयोटा इनटू थीटा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, सो यू विल रिमेम्बर ऑटोमेटिकली। अब एक चीज जो और आपको याद रखनी है दैट इज कि ऑलवेज हम जाते हैं इनिशियल से फाइनल की तरफ। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए जो अगर आपका थीटा है, मतलब जो आपको हाथ घुमाना पड़ रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो जो आपका थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेंस के अंदर आपको घुमाना पड़ रहा है, सो दैट विल बी माइनस थीटा। ओके, अब देखो लगाई कैसे है। ये हमारा Z3 है, ये Z2 है, ये Z1 है। आपको सब कुछ इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन क्यों थोड़ा अलग सा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ ना खुद से ही आपको देखना होता है कि आप कौन सा फाइनल वेक्टर ले रहे हो, कौन सा, मतलब आपको एरोज बना के दिए नहीं होंगे क्वेश्चन के अंदर। आपको वो अपने आप लगाना पड़ेगा। आपको हर एक चीज एरो फाइनल इनिशियल ये सब कुछ आप अपने आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। एंड यू आर फ्री टू चूज, मतलब बस आपको कॉन्सेप्ट सही से लगाना है। आप चाहे इसको इनिशियल, जैसे मैंने इसको इनिशियल लिया है, आप चाहे इसको इनिशियल ले लो, बस अगर आप लगाओगे सही से तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, सो नाउ मैंने क्या करा, मैंने इसको ले लिया इनिशियल, ठीक है, और इसको ले लिया फाइनल। ठीक है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल था तो फाइनल हो गया मेरा Z3 माइनस Z1। देखो Z3 माइनस Z1, इनिशियल हो गया मेरा Z2 माइनस Z1, ठीक है, यहाँ पे ले लिया इन्हीं का मॉड्यूलस। और अब थीटा मेरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, देखो इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करना पड़ रहा है हमें अपना हाथ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ई की पावर आयोटा इंटू थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में थीटा हमारा पॉजिटिव रहता है। तो अब ये हमें लगाना कहाँ होगा, ठीक है, वेयर टू अप्लाई, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। अब आपको कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन के अंदर वो लगेगा। सपोज आपको दो क्वांटिटी मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन हो, जैसे Z1 Z2 आपको गिवन हो और Z3 आपसे पूछा हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ ए आपको दिया है Z1, बी आपको दिया है Z2, सी आपको दिया है Z3 और डी आपको दिया है Z4, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, तो ये आपके स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। एंड Z1 आपको दिया है 2 और Z2 आपको दिया है 3 + 4 आयोटा। देन फाइंड द वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स पूछ ली सी और डी। अब मैंने क्या करा, मैंने बनाया है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस पे मैंने 2,0 प्लॉट करा, ये था मेरा Z1। इस पे फिर मैंने पुट करा 3,4, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर आप वो निकालोगे पॉइंट्स तो 3,4, 3,4 मैंने प्लॉट कर दिया। अब एक चीज देखो कि आप एक स्क्वायर नीचे करके भी बना सकते थे। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे करके भी एक स्क्वायर बना सकती थी जो कि इस एक्सिस के नीचे चला जाता। पर इन्होंने क्या बोला है, देखो इधर लिखा है ऑलरेडी, नोट स्क्वायर ABCD लाइज अबव एक्स एक्सिस। तो ये वाला केस आपको नहीं लेना, आपको ऊपर वाला लेना, इसलिए मैंने ऊपर फिर ड्रॉ करा। ठीक है, तो मैंने ऊपर इमेजिनरी भी, मुझे पता नहीं है कि सी और डी क्या पॉइंट्स है, मैंने बस बना ली। ठीक है, उसके बाद मैंने वो चीजें लिखी जो मुझे पता थी। क्या पता था मुझे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी हिंट क्या दे रखी है कि दैट इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड हमें पता है कि साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। अब मैंने लगाया रोटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे लगाया देखो, ये Z1 था, ये Z2 था। Z1 Z2 हमें नोन है, Z3 हमें निकालना है, राइट। तो Z1 Z2 Z3, इसके अंदर ये मैंने ले लिया इनिशियल, ये मैंने ले लिया फाइनल। ठीक है,
अब इनिशियल पहले होता फाइनल अपॉन इनिशियल, तो मैंने लिया Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। इधर इसका ले लिया मॉड्यूलस। अब आप एक बात देखो कि ए बी ये एक्चुअली में क्या है, दैट इज बेसिकली ए बी और बी सी। अब ए बी और बी सी का जो साइड है वो तो हमेशा इक्वल रहेगा, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, तो मैग्नीट्यूड इससे कैंसिल हो गया। इसके अंदर अगर आप इनिशियल से फाइनल की तरफ घुमाओगे अपना हाथ तो आपको पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ पे थीटा था 90 डिग्री, आपको लेना पड़ेगा -90 मतलब -π/2, क्योंकि इट इज इन क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो ये हो गया e⁻ -π/2 इंटू आयोटा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, आपको अब यूलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। ठीक है, अब आपको पता है cos 90 डिग्री 0, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब इस -1 को अब आपको क्या करना है, ये Z2 और Z1 और Z2 की वैल्यू आपको गिवन थी। ठीक है, 2 और ये था 3 + 4 आयोटा। मैंने करी ये वैल्यू पुट, यहाँ पे बचा मेरा माइनस आयोटा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म के साथ -1 था। ठीक है, तो यहाँ पे बचा माइनस आयोटा। सॉल्व करा फर्दर जाके तो मेरा आंसर आ गया Z3 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 आयोटा। ऐसे करके आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपका Z3 अननोन है। इसे आप उधर लेके मल्टीप्लाई कर दो नाउ, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये मैंने निकाली वर्टेक्स सी। अब आपसे पूछी है वर्टेक्स डी बी, तो अब देख लेते हैं वर्टेक्स डी कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने Z1 लिया, Z2 लिया। ठीक है, अब आई कुड हैव टेकन Z3, Z4 एंड Z1 ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि Z3 भी अब मैंने निकाल लिया है। पर मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अभी तो आंसर ठीक है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है आंसर ठीक है। बट इफ आंसर हमारा ठीक नहीं होता, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाता है या कुछ भी A to Z कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है, अपने एंगल गलत ले लिया होता, तो ये वैल्यू आपकी गलत आती है। और अगर आप इस गलत वैल्यू से यहाँ पे Z3 लेके सॉल्व करते तो 100% आपका Z4 भी गलत ही आता। सो इट्स बेटर कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो ऑलरेडी आप उसी को लेकर सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे Z1 और Z2 मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। Z4 मुझे निकालना है, 90 डिग्री था बीच का एंगल। इसको मैंने ले लिया इनिशियल, इसको ले लिया फाइनल। हमारा फॉर्मूला क्या था, फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल का मोड अपॉन में इनिशियल का मोड इंटू e⁻ आयोटा। राइट, तो देखो अब ये मैंने क्या बनाया, Z4 माइनस Z1, ये बन गया Z2 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, इन दोनों का भी साइड, क्योंकि ये भी हमारी स्क्वायर की साइड है, इक्वल है, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एंटी क्लॉक सेंस में मूव कर रहा है, तो इसके अंदर थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का π/2 आएगा। उसके बाद इसको मैंने फिर से कन्वर्ट करा पोलर फॉर्म के अंदर, cos 90 डिग्री इज 0, साइन 90 डिग्री इज 1, तो यहाँ पे बचा आयोटा। सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया -2 प्लस आयोटा। तो ये आ गया मेरा वर्टेक्स डी। तो ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पे सवाल सॉल्व करोगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस 2008। सो इसमें क्या लिखा है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, बट जो चीज पूछी गई है वो बहुत इजी पूछी गई है। ठीक है, तो देखो, अ पार्टिकल P, एक पार्टिकल है P, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट, आपको पॉइंट दिया जिससे वो स्टार्ट करे, दैट इज Z0 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, मतलब 1, 2 से वो आपका पॉइंट जो है स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सब सब कुछ आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही सोचो। वेयर आयोटा इज √-1, इस इन्फॉर्मेशन का हमसे कोई ज्यादा लेना देना था नहीं, हमें पहले भी पता है। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली, पहले वो हॉरिजॉन्टली अवे मूव कर रहा है। ओरिजिन से 5 यूनिट वो पहले आपका हॉरिजॉन्टली मूव करता है, फिर वर्टिकली अवे मूव करता है ओरिजिन से 3 यूनिट। ओके, उसके बाद टू रीच पॉइंट Z1, तो अगर आप 5 यूनिट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करते हो और 3 यूनिट वर्टिकली अवे मूव करते हो ओरिजिन से, तो आपको एक पॉइंट मिलता है Z1। ठीक है, उसको नाम इन्होंने Z1 दे रखा है। अब फ्रॉम Z1, अब इस पॉइंट से पार्टिकल मूव करता है √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, उसके बाद देन इट मूव्स थ्रू एज एन एंगल π/2, फिर 90 डिग्री वो रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर रोटेट कर रहा है ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, टू रीच अ पॉइंट Z2, और फिर वो एक Z2 पॉइंट पे मूव कर रहा है। आपसे पूछे कि जो Z2 पॉइंट है वो क्या है, 6 + 7 आयोटा, -7 + 6 आयोटा, 7 + 6 आयोटा, या -6 + 7 आयोटा।
कैसे करेंगे? देखो, धीरे धीरे जैसे उन्होंने हमें गाइड करा वैसे करके हमें उस पॉइंट को मूव कराना है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला 1,2 पे हम खड़े हैं, 5 यूनिट हमने हॉरिजॉन्टली अवे मूव करा। तो देखो 5 यूनिट हमने अगर हॉरिजॉन्टली अवे मूव करा, तो देखो ये था हमारा 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। आई नो मेरा जो 6 है वो 1 की तरह लग रहा है, बट दिस इज 6 गाइस, ये 6 है, ठीक है। तो 1 + 5 करोगे 6 आ जाएगा। तो अब ये 6,2 पे हम खड़े हैं। उसके बाद उसने बोला 3 यूनिट्स आपको वर्टिकली ऊपर जाने, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर आप नीचे जाओगे तो ये तो टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। तो 3 यूनिट्स हम ऊपर मूव कर गए। तो देखो 2 + 3 5, तो ये पॉइंट बन गया 6,5। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला कि अब आपको क्या करना है, आपको √2 यूनिट्स मूव करना है I+J कैप की डायरेक्शन में। देखो जो I+J कैप की डायरेक्शन होती है वो होती है 1 यूनिट, आप यहाँ पे चलो, 1 यूनिट यहाँ पे चलो, 45 एंगल पे अगर आप मूव करते हो तो ये I+J की डायरेक्शन होती है, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। तो ये डायरेक्शन ये रही, इसके अंदर आपको √2 चलना है। अगर आपको √2 चलना है, अब आप क्या करो, इसके अंदर अगर आप √2 चलोगे तो आप इसका परपेंडिकुलर और बेस तो निकाल सकते हो, राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बनता है 1 और ये बनता है 1, ठीक है। तो ये 6,5 था, इधर एक और चलोगे तो ये हो जाएगा 7,5, और ऊपर एक और चलोगे तो ये बन जाएगा 7,6। अब ये पॉइंट आ गया आपका जहां से आपको 90 डिग्री रोटेट करना था, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जिसके अंदर आपका जो जीरो है दैट इज द ओरिजिन, मतलब जो ओ है वो ओरिजिन है, 0,0। देखो ये रहा मेरा 7,6, ठीक है, और ये रहा मेरा फाइनल वेक्टर जहाँ पे हमें जाना है दैट इज जेड। तो ये बन गया जेड, ये बन गया Z2, ये था 0, 90 डिग्री मूव करना है, इसको ले लिया मैंने इनिशियल, इसको ले लिया मैंने फाइनल, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर वो लगाएं, अब इसके अंदर सिर्फ वो लगेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगेगा, ठीक है। तो देखो फाइनल पहले लिखते हैं, तो Z2 - 0, ठीक है। अब क्योंकि जीरो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो इसलिए मैंने Z2 लिख रखा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे बनेगा Z - 0। अब इन दोनों का जो वो होगा, क्योंकि ये रेडियस है, आप समझ रहे हो, रेडियस तो इक्वल ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ से टच करूँ यहाँ से टच करूँ। तो सिंस इट इज अ रेडियस तो ये कैंसिल हो गया, और ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो e⁻I/π/2। इसके बाद कर दिया इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट, ये बन गया 0, ये बन गया 1। उसके बाद इसे सॉल्व करो तो आंसर आ गया 7I/-6। दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 आयोटा, माइनस आयोटा, ओमेगा, माइनस ओमेगा, ये ओमेगा क्या था जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर हमने देखे थे आंसर्स, ये वही ओमेगा है। इन सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैंने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, रेडियस है इसका R है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, R मैंने मान लिया। ओरिजिन है इसका 0,0 पे। अब देखो, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे मैंने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रखे हैं, ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर रखे हैं कि Z सपोज मेरा यहाँ पर है। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से रोटेट करते हो तो 180 डिग्री मूव कर लेता है। तो देखो ये 180 डिग्री मूव करा, -Z मेरा यहाँ आएगा। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मूव करते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव करता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो आयोटा जो आयोटा Z होगा वो मेरा यहाँ पे लाई करेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप माइनस आयोटा से करते हो तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री करता है, तो देखो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है, ये रहा -I/Z। अगर आप ओमेगा से करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, देखो ये रहा ओमेगा Z एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। और अगर आप माइनस ओमेगा से करते हो तो आपका बनता है क्लॉकवाइज 120 डिग्री। तो ये चीज आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी। क्यों याद रखनी पड़ेगी? देखो जेई के क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज अनदर जेई क्वेश्चन जो 2014 के अंदर आया था, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसलिए इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है। तो देखो, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। ट्राइंगल कैसे बन रहा है, देखो आपको जेड दिया है, ओमेगा जेड दिया है, और जेड प्लस ओमेगा जेड दिया है, और उसका एरिया आपको दिया है 16√3। आपसे मॉड ऑफ जेड पूछा है, जहाँ पे ओमेगा आपका कॉम्प्लेक्स
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 2014 का ये क्वेश्चन है। देखो, मैंने बनाया, सर्कल नहीं बनाया, मतलब एक सर्कल आप ज्यूम कर लो, ठीक है। मैंने कहीं पे भी प्लॉट कर लिया, सपोज जो मेरा जेड था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ओमेगा जेड पूछूं तो ओमेगा जेड क्या होगा, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन गया। अब मैंने लगाया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स निकाला। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ओमेगा जेड प्लस जेड चाहिए। अब मैंने आपको जेड बता दिया, ओमेगा जेड बता दिया, माइनस ओमेगा जेड बताया, आयोटा जेड बताया, माइनस आयोटा जेड बताया और माइनस जेड बताया। मैंने कहीं पे आपको ओमेगा जेड प्लस जेड तो नहीं बताया। तो देखो यहाँ पे लगाया हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो एक लाइन बनी मेरी ये, उसके बाद इसके साथ में मैंने खींच दिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम खींच दिया, इसे अगर आप सीधा करोगे तो ये आपको ओमेगा जेड प्लस जेड देगा, ये वाला लाइन, ठीक है, ये पॉइंट। अब इसका जो वो होगा, लेंथ होगी जीरो से जेड तक, ये आपका मॉड जेड होगा। और इसकी जो लेंथ होगी जीरो से लेके ओमेगा जेड तक, ये भी आपका मॉड जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक हो जाती है। तो अगर मैं मॉड ऑफ ओमेगा जेड बोलूँ तो ये होगा मॉड ऑफ ओमेगा इंटू मॉड ऑफ जेड। अब ओमेगा की वैल्यू थी मेरी 1, तो ये बन गया अल्टीमेटली मॉड ऑफ जेड। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम वेक्टर से कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा। क्रॉस जब हटता है तो साइन थीटा लगता है, राइट। अब इसके अंदर ये दोनों जेड थे तो ये लगा दिया मैंने जेड का मॉड का स्क्वायर। साइन यहाँ पे थीटा कितना था, 120 डिग्री अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि ये हमारा पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आया, बट हमें तो सिर्फ ट्राइंगल का दिया ना ऊपर वाले, जेड और ओमेगा जेड प्लस जेड से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका हमें एरिया दिया 16√3। अब साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इधर लिख दिया √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये बन गया 4। 16 × 4 = 64, तो 64 आ गया आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अब दोनों तरफ ले लिया अंडर रूट, तो मॉड ऑफ जेड आ गया आपका 8। ऐसे करके सॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पे आता है दैट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। दैट इज कि जो आपका अगर Z1 Z2 और Z3 आपके वर्टिसेस हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो क्या होता है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z3 एंड Z3 इंटू Z1, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1/Z1 - Z2 प्लस 1/Z2 - Z3 प्लस 1/Z3 - Z1, ये हमेशा इक्वल टू 0 आता है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब ये कैसे आया, तो ऊपर वाले को मैंने थोड़ा प्रूफ करके दिखाया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि बस लिख दिया है। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगेगा जो हमने अभी देखा, सिंपल। देखो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया यहाँ पे और यहाँ पे, ये ले लिया मैंने इनिशियल, ये ले लिया फाइनल। इसके अंदर ये इधर जा रहा है, इसके अंदर ये इधर जा रहा है, तो ये बन गया Z2 - Z1, ये बन गया Z3 - Z1। तो Z3 - Z1 क्योंकि फाइनल था, फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, ये बन गया Z2 - Z1। इनका क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स इक्वल होती है, तो ये हो गया 1। ई की पावर आ गई प्लस 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि इनिशियल से फाइनल जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव रहता है। सिमिलरली एक बनाई मैंने दूसरी इक्वेशन, इधर बनानी है ये इनिशियल ये फाइनल, ये बन गया Z3 - Z2 अपॉन Z1 - Z2, Z3 - Z2 अपॉन Z1 - Z2। इन दोनों की साइड भी इक्वल है तो ये हो गया कैंसिल। ई की पावर यहाँ पे आ गया -60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव कर रहा है। अब इन दोनों को करना है आपको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आएगा, उस साइड में बचेगा ये सब। इसके बाद करना है सिंपल सॉल्व, मल्टीप्लीकेशन करके उस तरफ ले जाओगे तो आपका अल्टीमेटली Z1² प्लस Z2² प्लस Z3² इज इक्वल टू Z2 Z3, Z1 Z3 और Z1 Z2 के इक्वल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इवन तो हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ लिया, बट दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ फॉर्म, ठीक है। क्या है, सपोज आपको दिया आर्ग्यूमेंट, ऊपर दिया होगा फाइनल, नीचे दिया होगा इनिशियल, तो ये कैसे क्या बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है एंगल बिटवीन इनिशियल और फाइनल वेक्टर कैसे वो लिखते हैं। तो अब कहीं पे अगर आपको लिखा दिया आर्ग्यूमेंट, तो ऊपर वाला होता है फाइनल, नीचे वाला होता है इनिशियल, और ये बेसिकली आपको थीटा बताते हैं बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल।
इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर इनिशियल और फाइनल के अंदर जो आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव करना पड़ रहा है हाथ, तो थीटा होगा पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज सेंस में मूव करना हो रहा है तो थीटा होगा माइनस, थीटा होगा नेगेटिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो ये Z1 है, ये Z3 है, ये Z2 है। आपसे पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z। तो Z2 माइनस Z1 मतलब ये वाला, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। फाइनल से इनिशियल की तरफ जाओ तो ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। देखो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ गए तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव कर रहा है, राइट। तो ये हो गया +60 डिग्री। सिमिलरली अब आपसे अगर बोला जाए Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2, तो इसके अंदर देखो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ये वाला जो वेक्टर है इसे नीचे की तरफ। तो मैंने इसे शिफ्ट करा। Z3 माइनस Z1 मतलब ये है आपका फाइनल, ये है आपका इनिशियल। इसके अंदर अगर आप ऐसे मूव करोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव कर रहा है, तो +120 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। नाउ अनदर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग ओनली, क्योंकि आगे जाके ये यूज होगी, इसी की हमें फॉर्म्स देखनी है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो देखो ये एक सर्कल है, ये 50 डिग्री है, ये Z2 है, ये Z1 है, ये Z3 है, ये Z4 है। आपसे पूछा गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z3। तो ये था Z1, ये था Z3। एंगल डबल प्रॉपर्टी आपको आई गेस एट्थ में पढ़ाई होती है कि अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये 100 हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाता है सेंटर के ऊपर। ठीक है, दैट वाज समथिंग लाइक कि arc subtended by at any part of the circle is double than that of the center, ऐसे करके वो जो स्टेटमेंट होती है उससे हमने क्या करा, ये 50 डिग्री था तो ये 100 डिग्री हो गया। ये था फाइनल, ये था इनिशियल। तो आप करोगे इनिशियल से फाइनल की तरफ ऐसे मूव करोगे तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के अंदर थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा -100 डिग्री। उसके बाद आपसे पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4। Z3 माइनस Z4 मतलब ये वाला वेक्टर, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव करो, आप मूव करोगे क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, अगेन आपका थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये 130 डिग्री ऐसा है, देखो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है ऑलवेज। सो अगर ये आपको 50 डिग्री दिया है, ये आपका दूसरा ऑपोजिट हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंड ये आपका -130 डिग्री आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज, अगर आपको दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, मतलब ये वाला, ये था फाइनल, ये था इनिशियल, ऐसे मूव करा तो आपको -θ1 आ गया। सिमिलरली से सॉल्व करोगे तो -θ2 आएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, θ1 प्लस θ2, ये भी आपके साइकिल कोऑर्डिनेटर के ही पार्ट्स हैं। तो इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री आता है, तो आपका आंसर हो गया -180 डिग्री। नाउ कम्स द लर्निंग पार्ट जो आपको याद करना पड़ेगा। टॉपिक इज स्टैंडर्ड लोकस इन्वॉल्विंग आर्ग्यूमेंट। तो स्टैंडर्ड लोकस इन्वॉल्विंग आर्ग्यूमेंट मतलब ये चीजें वो है जो स्टैंडर्ड बेसिस पे यूज की होती हैं और ये आपको याद रहनी चाहिए। अब लोकस क्या होता है? लोकस होता है पाथ ट्रेस्ड अंडर गिवन कंडीशन। मतलब आपको एक कंडीशन दी जाएगी और फिर आपको बताना है कि पाथ क्या ट्रेस करा होगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जेड होता है वो आपका वेरिएबल पेरीमीटर होता है, मतलब वो घूम रहा होता है, ठीक है, उसी का पाथ आपको ट्रेस करना है। और Z1 और Z2 जो होते हैं वो आपके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, फॉर्म वन डिस्कस करते हैं। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 और पाई, अगर 0 और पाई आ रहा है आपका एंगल, इसका मतलब ये है कि अगर तो 0 आ रहे हैं मतलब इट लाइज आउटसाइड, Z लाइज आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। तो जो Z1 और Z2 को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके आउटसाइड उसी सेगमेंट पे, मतलब उसी जगह पे लाई करेगी। तो देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो मैं अपनी हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला, और यहाँ से ये वाला, ये पॉइंट, यहाँ पे ये हो जाएगा लोकस ऑफ Z फॉर एंगल 0। अगर आपका एंगल पाई आ रहा है तो कहाँ पे लाई करेगा? Z1 और Z2 जो लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 जो लाइन सेगमेंट है आपकी उसी पे लाई करेगा। ठीक है, कैसे आप एग्जांपल ले सकते हो? सपोज मैंने एक वेक्टर बना दिया बाहर की तरफ, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। अगर एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? पाई। तो ऐसे करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। फॉर्म टू क्या है? कहीं पे आपको लिखा देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस या माइनस π/2। तो इसका बेसिकली क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल विद Z1 एंड Z2 एज डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स। तो Z1 और Z2 के आप डायमीटर मान लो, एक सेमी सर्कल बना दो ऐसे, एक बना दो ऐसे। ऊपर वाले के अंदर देखो मैंने इमेजिन कर लिया, सपोज मेरा Z यहाँ पे था, तो ये देखो ये 90 डिग्री बन गया। फाइनल से इनिशियल देखोगे तो आपका थीटा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज सेंस के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री और ये हो गया थीटा इज इक्वल टू +90 डिग्री। ठीक है,
तो ऐसे करके अगर प्लस या माइनस पाई बाय टू आया तो सेमी सर्कल बनेगा, और अगर आपका जीरो या पाई आया तो लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगा। ठीक है। अब फॉर्म थ्री की बात करते हैं। कहीं अगर आपको दिखा दिखा देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा आपका जीरो पाई या प्लस माइनस पाई बाय टू नहीं है, क्योंकि ये डिस्कस तो हमने पहले कर लिया। तो लोकस ऑफ जेड इज बेसिकली सर्कुलर आर्क, तो एक सर्कुलर आर्क बनती है जहां पे आपका Z1 और Z2 डायमेट्रिकल लेंथ नहीं होते, या आपको ऐसे करके बस सर्कल के अंदर दोनों पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं। अगर थीटा आपका एक्यूट होता है तो ये जो मेजर आर्क होती है ये आंसर आता है, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज होता है तो माइनर आर्क आपका आंसर आता है। अब देखते हैं कि ये चीज आपकी यूज कैसे होंगी। राइट, तो देखो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2015 का। लेट Z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा, तो आप पॉइंट बना लो 10,6 बन गया। ठीक ठीक है। नाउ Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा, तो 4,6 आपका दूसरा पॉइंट बन गया। देन आइडेंटिफाई लोकस ऑफ Z सेटिस्फाइंग आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है देखो, क्योंकि आपका पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री है, 45 डिग्री है मतलब जो आपकी आर्क होगी दैट विल बी द मेजर आर्क। मैंने पहले तो पॉइंट प्लॉट करा, ये बन गया 4,6, ये बन गया 10,6। इधर से एक बनाई मैंने मेजर आर्क इस तरफ, क्योंकि एक ऐसे बन सकती थी, एक नीचे की तरफ बन सकती थी। अब लोकस ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, तो इसके अंदर आपको करना पड़ेगा एक हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या? देखो सपोज मैंने जेड मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, मतलब ये पूरी लाइन पे आप जेड कहीं पे भी ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया जेड, ठीक है, ये बना लिया मैंने इनिशियल, क्योंकि देखो Z1 माइनस जेड वन मतलब जेड माइनस जेड वन, जेड वन था मेरा ये, तो ये बन गया मेरा इनिशियल, ये बन गया मेरा इनिशियल, और ये बन गया मेरा फाइनल। ठीक है, ये फाइनल अपॉन इनिशियल करके मेरे को पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इनिशियल से फाइनल की तरफ घुमाया अपना हाथ। जब मैंने हाथ घुमाया तो ये बन गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर आते थीटा पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस का 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे प्लस पाई बाय 4 था, तो प्लस का 45 डिग्री था। अगर यही आप नीचे करोगे तो नीचे वाला आंसर आपका माइनस 45 डिग्री आएगा, तो इसलिए नीचे वाला लोकस नहीं है। लोकस इज बेसिकली आंसर आप किसे लिखोगे, अपर रीजन ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो ये अपर रीजन वाली सर्कुलर आर्क आपका लोकस आएगा फॉर द पॉइंट Z। नाउ फॉर्म फोर क्या होती है, आर्ग्यूमेंट कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे Z माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट आपका फिक्स पॉइंट होता है और जेड आपके वेरिएबल पॉइंट होते हैं, इज इक्वल टू थीटा आपको गिवन है। तो लोकस ऑफ जेड क्या होता है, रे स्टार्टिंग फ्रॉम जेड नॉट, तो जेड नॉट उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से आपको एक रे खींचनी है। रे क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट इज दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, एंड रे इज जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड ना हो। तो फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड पॉइंट आएगा जहां से आपने जेड नॉट से स्टार्ट करा, एंड फिर वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो ये जो एंगल थीटा होगा, ये जो आपको आर्ग्यूमेंट में थीटा दिया होगा, इस यही एंगल आपको बनाना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वही आपका लोकस हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, सपोज कहीं पे लिखा है आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू प्लस 30 डिग्री, तो देखो ये जेड माइनस जीरो मतलब जीरो इज 0,0, तो यहाँ से मैंने कर दिया, और ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, तो ये 30 डिग्री का ऐसे बन गया। सिमिलरली पाई बाय 4 का कैसे बनेगा, पाई बाय 4 कैसे बन जाएगा, Z-2 प्लस 3 आयोटा, तो 2,3 बना लो पॉइंट, उससे आपको 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री वाला रे खींच दो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे Z+2, तो ये हो जाएगा -(-2), तो ये आपको बन जाएगा -2,0, तो -2,0 बन गया मेरा पॉइंट। बनाना है मेरे को -60 डिग्री, तो ये मैंने ऐसे नीचे की तरफ खींच दिया, तो ये मेरा -60 डिग्री हो गया। Now next topic which comes is standard locus involving modulus। तो अभी तक हमने विदाउट मॉड्यूलस देखे थे, अब हम विद मॉड्यूलस देखते हैं। तो फॉर्म वन होती है हमारी z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, जहाँ पे के आपको क्योंकि देखो मॉड लगे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। अगर के इज इक्वल टू वन है, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसको आप उस तरफ ले सकते हो। कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे जेड माइनस जेड वन का मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉड, तो इट इज बेसिकली जेड वन पॉइंट बना लो, जेड टू पॉइंट बना लो, इन दोनों लाइन को जोड़ने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही आपका लोकस ऑफ जेड। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू विल बी द लोकस ऑफ जेड। और अगर आपका k इज नॉट इक्वल टू वन आया तो लोकस जो आपका z का आएगा वो सर्कल आएगा। अब सर्कल की इक्वेशन कैसे आती है, सर्कल कैसे आता है, ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम फॉर्म टू डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्म टू क्या है, कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे मॉड्यूलस ऑफ z माइनस जेड वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k। ठीक है,
अब इसके अंदर आते हैं 3 पार्ट। अगर आपका k इज लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। अब इसे कैसे पढ़ते हैं, हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में देखा था डिस्टेंस, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो अगर k आपका छोटा है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 से, तो नो रियल रूट्स, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। अगर k इक्वल है z1 माइनस z2 के, तो इसके अंदर आपका लोकस आता है लाइन सेगमेंट बिटवीन z1 एंड z2, ठीक है, जो हमने सबसे पहले देखा था पाए वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर आपका k बड़ा है z1 माइनस z2 के डिस्टेंस से, तो लोकस जो आपका आता है z का, वो इलिप्स आता है, जिसका फोकाई होता है z1 और z2 और मेजर एक्सिस होती है k, ठीक है। इलिप्स कुछ ऐसा सा दिखता है और z1 z2 उसके फोकाई होते हैं और मेजर एक्सिस k होती है। इसके बारे में हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आगे देखेंगे। फॉर्म 3 डिस्कस कर लेते हैं पहले। फॉर्म 3 क्या होता है, देखो, मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z1 माइनस z माइनस z2 का होल मॉड इज इक्वल टू k। अगर आपका जो k है वो छोटा है z1 माइनस z2 के डिस्टेंस से, मतलब z1 और z2 के डिस्टेंस से, तो लोकस जो आपका आता है हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला की फोकाई होती है z1 और z2 और ट्रांसवर्स एक्सिस होती है k। अगर आपका k इक्वल आता है डिस्टेंस बिटवीन z1 और z2 के, तो लाइन सेगमेंट आउटसाइड द z1 एंड z2 विल बी द लोकस फॉर द थिंग, ठीक है, लोकस फॉर द z। तो ये आता है आपका लोकस। अगर k बड़ा है z1 माइनस z2 से, तो इसके अंदर आता है नो रियल रूट्स। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये इतना सारा जो z1 z2 करा है, ये क्या था। तो देखो, आपको दिया है सपोज मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 6 आयोटा प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 8 इज इक्वल टू k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इलिप्स सेकेंड लाइन सेगमेंट। तो देखो, अगर हम बात करें हैं इलिप्स की, पहले तो आपको क्या निकालना है, आपको z1 माइनस z2 निकालना है। z1 माइनस z2 इज बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, पहले निकाल लेते हैं पॉइंट। इसका पॉइंट निकालोगे तो बनेगा आपका -6 आयोटा, तो ये बन जाएगा 0 - 6, और ये बन जाएगा 8, 0। तो 0 - 6 8, 0, इसका निकालना है आपको डिस्टेंस। अंडर रूट कर दो a² प्लस b², तो ये बन गया 100। 100 अंडर रूट होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आ गया। तो अगर आपको इलिप्स चाहिए तो आपका k शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। और लाइन सेगमेंट चाहिए तो k इज इक्वल टू 10। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ना नेक्स्ट पार्ट विच कम्स इज अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन। इक्वेशन कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, देखो, सपोज आपको कहीं पे लिखा दिया z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। इसका मतलब क्या है कि z आपका वेरिएबल है, z नॉट आपका फिक्स्ड है। इसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस r एंड सेंटर एट z नॉट। देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज r एंड सेंटर इज एट z नॉट। अगर आपको दिया है वो z माइनस z नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू r, तो मतलब every part inside the circle is included and including the boundary also, ठीक है। और अगर आपको r1 शुड बी लेस देन ग्रेटर देन वाला सीन हो r2 से, तो आपको दो सर्कल बनेंगे, एक होगा r1 एक होगा r2, और उसके बीच का जो पार्ट होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड पार्ट, ठीक है, वो होगा लोकस, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम करेंगे जेई के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम इन जेई मेन 2019। इफ z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग, z1 का मॉड्यूलस आपको 9 दिया है। इसे कैसे पढ़ोगे, देखो, z1 माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू 9, मतलब 0 पे बनाओ, मतलब 0 को रखो सेंटर और 9 यूनिट्स का बना दो सर्कल, ठीक है। ऐसे डिकोड करो चीजों को। सपोज ये क्या लिखा है, ये लिखा है z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। माइनस ले लो कॉमन, 3 प्लस 4 आयोटा, 3, 4 से बना दो एक और सर्कल विद रेडियस 4। आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 कितनी होगी, 0, √2, 1 या 2। तो देखो, सर्कल ऑन ओरिजिन विद रेडियस 9, सर्कल ऑन 3, 4 विद रेडियस 4। देखो, ये बनाया मैंने सर्कल। अब एक चीज मैंने रियलाइज करी यहाँ पे, क्या, क्योंकि देखो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, कैसे, क्योंकि पॉइंट है मेरा यहाँ पे, तो इसका एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ से 3 यूनिट्स, यहाँ से 4 यूनिट्स, तो ये चला दिया। अब मुझे इससे क्या पता चला, मुझे ये वाली वैल्यू पता चली, क्यों, क्योंकि मैंने लगा दिया पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाया तो क्या बना, √9 + 16, √25, 25 का आता है 5, ये बन गया 5। अब ये जो अंदर वाला सर्कल था मेरा, इसका जो रेडियस था दैट वाज 4, तो ये था 5 और अंदर था मेरा 4, तो 5 + 4 इज 9, तो ये बन गया 9, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या था, 9। इसका मतलब क्या है, जो मेरा अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल है वो एक दूसरे को टच करेंगे।
और अगर वो टच करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। नाउ नेक्स्ट जेई क्वेश्चन, ठीक है, ये आया था जेई मेन 2020 के अंदर। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली चीज, ठीक है। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5/2, ये क्या है? सर्कल, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा इज, मतलब आपको डिस्टेंस पूछा है जेड का जीरो कॉम नहीं, जेड का 0, -3 से। क्यों? क्योंकि देखो इधर माइनस कॉमन ले लोगे, मतलब माइनस बाहर ले लोगे तो -3 आयोटा बनेगा। तो 0, -3 से आपको डिस्टेंस पूछा है। अब इसको हम 1 था, इसको मैंने ले लिया उधर। इसके अंदर अब बनाया मैंने पॉइंट, ये बन गया 0, 1, ये बन गया 0, -2। इसका मैंने निकाला बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर निकाला तो मेरा आंसर आया -1/2। तो ये बन गया -1/2, ठीक है। सर्कल बना दिया मैंने 5/2 रेडियस का, तो ये बन गया 5/2 रेडियस का सर्कल। यहाँ पे बन गया मेरा बाइसेक्टर जो कि हाफ था। अब मैंने प्लॉट करा 0, -3। क्यों? क्योंकि 0, -3 से मुझे उसकी डिस्टेंस पूछी है। अब आप देखो नीचे वाला फिगर आराम से देखो, ये पॉइंट पूरा नीचे तक, ठीक है, जहां तक आपको आपको बेसिकली क्या पूछा है, आपको z की दो वैल्यू गिवन थी। एक क्या था? z-0 का मॉड इज इक्वल टू 5/2, और एक ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन थी। तो एक्चुअली में जो z आपका दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा वो आपका रियल z होगा। तो देखो सर्कल यहाँ पे तो कहीं पे भी z घूम सकता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट थे बेसिकली, ठीक है, पर डिस्टेंस दोनों से सेम ही आएगा, सो इट डजेंट मैटर। बट ये दो पॉइंट्स थे, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जो डार्क हो रखा है, ठीक है। अभी मैंने दोबारा ब्लू से डार्क भी कर दिया। इधर देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन भी टच है और सर्कल भी टच है, तो ये बेसिकली आपका जेड का वो हो जाएगा जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वही हमारी जेड की वैल्यू होगी। तो ये बन गया मेरा जेड। अब ये था मेरा 1/2 का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 1/2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। तो ये ओरिजिन से 1/2 नीचे है, ठीक है, 1/2 डिस्टेंस नीचे। अब ये मेरा सर्कल का रेडियस भी है, रेडियस मेरे को पता है 5/2 था, तो ये 1/2 है, ये 5/2 है। ये वाला सर्कल के अंदर आप 90 डिग्री लगा के पाइथागोरस लगाओ, तो ये आपको √6 मिलेगी वैल्यू। देखो ये मैंने सॉल्व भी कर रखा है, √6 मेरे को ये वाली वैल्यू मिली है, ये लंबी वाली, इसलिए यहाँ पे √6 लिखा है। अब आप एक और ट्राइंगल देखो, कौन सा? ये वाला। वेट, आई विल जस्ट डू इट ताकि आपको समझ आए, क्योंकि थोड़ी छोटी फिगर है। देखो ये वाला सर्कल, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला देखो, इसके अंदर आपको ये वाला पता है कि ये, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो बेसिकली ये निकालनी है ना, x। तो देखो आपको ये पता है कि ये √6 है, और जो साइड वाला है आपका ये वाले डिस्टेंस, ये कैसे पता चलेगी? आपको पता था ये ऊपर से लेके, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये आपका 3 है और ये आपका 1/2 था, तो 3 -1/2 करोगे तो 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 आ गई आपकी इसकी वैल्यू। तो ये हो गया 5/2, ये हो गया √6, या है x। दोबारा से लगाओ पाइथागोरस। पाइथागोरस जब आप लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2। अंडर रूट, क्योंकि पाइथागोरस तो बेसिकली कैलकुलेशन ही है ना। सो √49/4, और ये बन गया 7/2। तो दैट विल बी द आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन विच आई विल डिस्कस, ठीक है। तो ये आपका जेई 2014 के अंदर आया था। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z का मॉड्यूलस आपको दिया है, इट इज ग्रेटर देन 2। तो ये बेसिकली क्या है? z-0, 0 पे लो सेंटर, 2 का बनाओ रेडियस, मतलब 2 का रेडियस लेके बनाओ सर्कल, और फिर 2 से बड़ा, मतलब सर्कल के बाहर जो भी एरिया है इंक्लूडिंग द सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, वहां से लेके बाहर तक, ये सारा आपको z की वैल्यू है, z का लोकस है, ठीक है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2, तो इसे आप -1/2 लिखोगे, तो आपका जो पॉइंट आएगा दैट विल बी -1/2, 0, ठीक है। आपको मिनिमम वैल्यू पूछिए, क्या वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 होगी, ग्रेटर देन 3/2, लेस देन 5/2 होगी, इक्वल टू 5/2 होगी, और लाइज इन इंटरवल ऑफ 1, 2। तो ये अभी हम देखते हैं करना कैसे है। देखो, एक्सटीरियर सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, तो ये बाहर जितनी भी पॉइंट होगा ये आपको लोकस देगा। आपसे पूछा है z-1/2, तो मैंने यहाँ पे बना दिया -1/2, 0, ये बन गया मेरा पॉइंट, ठीक है। रेडियस थी मेरी 2। अब आपसे पूछा है मिनिमम, मिनिमम क्या कर दोगे? मिनिमम तो ये यहाँ पे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक्सटीरियर, क्योंकि इक्वल टू भी दिया है,
तो सर्कल पे आप मान लो इसे, इससे निकाल लो डिस्टेंस, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 - 1/2 आप अगर निकालोगे तो आपको 3/2 आएगा। 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, और 3/2 आपके लाई करता है इंटरवल के अंदर 1, 2 में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अनदर जेई एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मतलब वो ज्यादातर क्या करते हैं ना, सेट वगैरह या कोई एक और चैप्टर थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट दिस वन इज अ इजी क्वेश्चन, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, सेट S1 आपको दिया है, Z आपका मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आपका कहाँ से कर रहा है, π/6 तक जा रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको दिया है कि Z इज सच दैट कि मॉड ऑफ Z आपका 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये वाला तो सर्कल वाला जो कंसेंट्रिक सर्कल बना के बीच का जो एरिया होता है वो हो गया। आपको बोला फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड जब आप इंटरसेक्शन लोगे S1 और S2 का। तो पहले तो हटाया मैंने मॉड, मॉड हटाया तो मेरा क्या बन गया, -π/6 से लेके +π/6, तो -30 डिग्री +30 डिग्री। मैंने बनाई फिगर, एक बनाया -30 डिग्री, एक बनाया +30 डिग्री, इसके बीच में जितना भी वो होगा वो मेरा S1 का एरिया हो गया। उसके बाद मैंने बनाया सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, एक बनाया 4 रेडियस का, एक बनाया 5 रेडियस का, इनके बीच का जो एरिया हो गया ये मेरा दूसरा हो गया। अब इन दोनों फिगर्स को करा मैंने कंबाइन एक जगह पर, दोनों 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री हो गए, और ये बन गया मेरे चीज। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली ये एरिया पूछ रहे हैं वो। तो इसके अंदर आपने बचपन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सेक्टर हमने पढ़ा था, θ/360 डिग्री इज इक्वल टू πr², ये आपका सेक्टर का फॉर्मूला होता है। एक बार आप लगाओ एरिया 1 माइनस एरिया 2 करोगे, मतलब एरिया ऑफ 5 सर्कल, जो जिस रेडियस जो रेडियस 5 है सर्कल का वो वाला, माइनस जो रेडियस 4 है। ठीक है, क्योंकि 5 - 4 करोगे। तो मैंने लगाया जब इसके अंदर फॉर्मूला, तो 60 डिग्री था मेरे दोनों के लिए, तो ये बना π/6, ये बन गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 - 16 बन गया 9, 9 π/6, आंसर आ गया 3 π/2। ऐसे करके ये वाला जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज इक्वेशन ऑफ लोकस। आपको इक्वेशन कैसे बनानी है लोकस की। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले छुड़वाया था कि अगर k इज नॉट इक्वल टू 1 है तो उसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है, वो कैसे आती है वो देखते हैं। तो देखो, अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख देना है बस। और उसके बाद आपको रिलेशन ऑब्टेन कर लेना है x और y के अंदर, और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल देखो, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लोकस सेटिस्फाइंग आपको दिया है z -1 अपॉन में z प्लस आयोटा होल का मॉड 3। यहाँ पे अगर 1 होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो चीज थी वो लगती। अब यहाँ पे 3 है, मैंने क्या करा, मैंने कर लिया इसे ऊपर, मैंने इधर लिख दिया x प्लस आयोटा वाई, फिर मैंने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। उसके बाद मॉडुलस मेरे को लेना आता है, x² + y² होता है, दोनों जगह ले लिया मैंने मॉडुलस। उसके बाद मैंने कर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट आ गया तो उसे हटाना था। दोनों जगह जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, सॉल्व करा, तो मेरा आंसर आ गया x² + y² + x/4 + 9/4y + 1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। सो दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो ऐसे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मिलेगी। ठीक है, बस क्या करना है, क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, z की जगह x प्लस आयोटा y रख दिया, मॉड्यूलस हमने पहले निकालना सीख रखा था, रियल नंबर अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, दैट्स एंड दैट्स इट, आपको मिल गई इक्वेशन। नाउ देखते हैं जेई के क्वेश्चंस सिर्फ इतनी सी बात पे। तो देखो, ये जेई 2020 के अंदर आया था, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सच दैट z का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा मॉड ऑफ z का स्क्वायर, वेयर आयोटा इज अंडर रूट -1, देन z लाइज ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स इमेजिनरी एक्सेस रियल एक्सेस, और लाइन y इज इक्वल टू -x। तो मैंने क्या करा, z की जगह मैंने लिख दिया x प्लस आयोटा वाई, इसका कर दिया स्क्वायर, इधर लिख दिया मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लिख दिया, मॉड्यूलस हमें लेना आता है x² + y² हो जाता है, इसका भी ले लिया स्क्वायर। दोनों जगह सॉल्व करा प्यार से, इनको कर दिया कंपेयर, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंपेयरिंग होती है, रियल पार्ट को रियल से करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करते हैं। तो जब मैंने करा कंपेयर, मेरी दो इक्वेशन है, एक बना x² + इज इक्वल टू y², तो x² इज इक्वल टू y², तो x इज इक्वल टू +-y। इधर करा सॉल्व, इधर ले लिया मैंने इसको इस तरफ, तो x - y का होल स्क्वायर बन गया, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया, तो x इक्वल टू y हो गया। आपको ऐसा आंसर चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो x इज इक्वल टू y आपको दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू y। तो आंसर विल बी द फर्स्ट पार्ट विच इज ए। नाउ लेट्स सी अनदर जेई मेन क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेन 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया, द इक्वेशन ऑफ z - iota इज इक्वल टू z - 1
आयोटा आपको दिया है √-1 रिप्रेजेंट लाइन थ्रू द ओरिजिन स्लोप -1 और सर्कल ऑफ रेडियस 1/2 सर्कल ऑफ रेडियस 1 द लाइन थ्रू ओरिजिन स्लोप 1। अब देखो, अगर आपको दो चीजें ऐसे मॉड्यूलस के अंदर इक्वल दी हैं तो ये तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, पहली बात। सर्कल तो हो नहीं सकता ये, वरना यहाँ पे 3 या 4 कुछ लिखा हुआ होता। अब मैंने बनाया पॉइंट, ये बन गया मेरा 0,1, ये बन गया 1,0। इसको करा मैंने प्लॉट, इसके अंदर से निकाला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बन गया मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है। स्लोप आपको निकालना आता है, y/x करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x, स्लोप आ गया आपका 1, क्योंकि दोनों तरफ 1 था आपका, ये भी 1 ये भी 1, तो y भी 1 x भी 1, तो स्लोप आ गया 1, आंसर आ गया डी पार्ट। सो सी, ये बेसिकली 20 सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है, 20 सेकेंड्स भी बहुत है। सो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, बस आपको ढूंढने आने चाहिए और किस्मत अच्छी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई है, ठीक है। यूजुअली तो आप इसे कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही लेकर जाकर सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर आपको मतलब एक कंफर्टेबल रहते हो। बट सिंस इफ यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एल्फा का कॉन्जुगेट जेड प्लस एल्फा जेड का कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर जो एल्फा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड बी आपका रियल नंबर है। रियल स्लोप की यहाँ से वैल्यू क्या आती है, माइनस आयोटा ब्रैकेट एल्फा प्लस एल्फा बार अपॉन एल्फा माइनस एल्फा बार, और कॉम्प्लेक्स स्लोप की वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड बार अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड, जो कि होता है माइनस ऑफ एल्फा अपॉन में एल्फा बार। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। इसे लगाते कैसे हैं, तो देखो, सपोज आपको ऐसे लिखा हुआ दिया हो 3 - 4 आयोटा जेड बार प्लस 3 + 4 आयोटा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो बी आपका रियल नंबर है, ये आपके कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं, तो -3 - 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा, इसके अंदर आपको रैशनलाइज करके आप एक आयोटा मतलब a प्लस आयोटा b के अंदर लिख सकते हो, वो आपका आंसर आ जाएगा। रियल स्लोप कैसे लिखते हैं, तो ऊपर से मैंने लगाया फॉर्मूला माइनस आयोटा, ये बन गया एल्फा प्लस एल्फा बार अपॉन में एल्फा माइनस एल्फा बार वाली चीज, तो मेरा आंसर आ गया 6/8। 6/8 को सॉल्व करो तो 3/4 मेरा आंसर आ गया। सो दैट विल बी द रियल स्लोप ऑफ द इक्वेशन जो हमने एग्जाम्पल में ली थी। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, मतलब क्या होती है, तो देखो जेड बार जेड इंटू जेड, मतलब जेड बार इंटू जेड प्लस एल्फा बार जेड प्लस एल्फा जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो बी है वो रियल नंबर है, एल्फा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेंटर होता है माइनस एल्फा, कोफिशिएंट ऑफ जेड बार का नेगेटिव, एंड रेडियस होता है अंडर रूट एल्फा का स्क्वायर, मतलब एल्फा का मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस बी। सिंपल चीज क्या होती है, आप क्या करो, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो, आपको पूरा सॉल्व करोगे, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट फॉर्म मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में तो पता ही है, तो दैट्स द इजी थिंग, ठीक है, बिकॉज कितना कितना याद रखोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज, ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने अगर आपको दिया जेड ऑफ ए प्लस आयोटा बी, तो आप इसका मोड कैसे निकालोगे, अंडर रूट a² प्लस b² करके। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, आर्ग्यूमेंट आपका थीटा है सपोज। तो टू कैलकुलेट log ऑफ z कन्वर्ट z इनटू यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होता था, e की पावर आयोटा इंटू थीटा, और नीचे होता था इंटू मॉड z, ठीक है, तो मॉड z e की पावर आयोटा इंटू थीटा, ठीक है। टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लो, आपको पता है लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, तो इधर हो गया लॉग a प्लस लॉग बी, और अगर कुछ पावर में होता तो वो आगे आ जाता है, तो लॉग e की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पे आयोटा थीटा बन गया, तो ये बन गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये बन गया आपका लॉग e मॉड z, ये हो गया रियल पार्ट। इधर कभी कभी 2πn प्लस थीटा भी लिखा होता है। सपोज मैं आपको बोलूँ 30 डिग्री की वैल्यू, और उसके बाद मैं 360 डिग्री से घुमा दूं, 390 डिग्री की वैल्यू पूछी या सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू पूछू, तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे 2πn भी कभी कभी लिखा होता है, एंड इसे आप जनरल सोल्यूशन, इसे कहते हो जनरल सोल्यूशन, और इसे कहते हो पर्टिकुलर सोल्यूशन। कभी भी आपको क्वेश्चन में लॉग पूछा जाए तो आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन की ही उम्मीद की जाती है। नाउ लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल ऑन फाइंडिंग द लॉग। सपोज आपको z दिया है 1 + √3 आयोटा, आपको ln ऑफ z पूछा है, इसका अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो अंडर रूट 1 + 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 बन जाएगा, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। थीटा देखोगे तो हो जाता b/a करोगे तो π/3 आएगा, π/3 मतलब 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। अब ln ऑफ z क्या होगा, ln ऑफ 2 प्लस π/3 इंटू आयोटा, so दैट विल बी द आंसर। ऐसे करके लॉग निकल जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।